नए साल 2024 में वो फाइनेंशियल प्लानिंग की गलतियां नहीं करनी है जो बहुत भारी पड़ सकती हैं और जो आपके सारे एफर्ट्स को ख़राब करती हैं। मैं जानता हूं पर्सनली कि आप हर महीने कुछ ना कुछ सेव करते हो अपना मन मार के, बच्चों के लिए, कभी मैम के लिए, कभी घर के फ्यूचर के लिए, बट उसको आप इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या गलतियाँ होती हैं। 17 साल में जो मैंने देखा लास्ट फाइनेंशियल प्लानिंग में, 15,000 फैमिलीज़ के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इस एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपको इमीडिएटली रोकनी चाहिए और अगले पूरे साल में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इसको। नंबर 1, आपके पास अगर पैसा है, डोंट आस्क एनी एडवाइजर कि आपका बेस्ट स्कीम कौन सी है। डोंट आस्क एनी एडवाइजर कि बेस्ट स्कीम कौन सी है, क्योंकि जो आपने सेविंग की है, कौन मना कर देगा आपको कि मेरे पास बेस्ट स्कीम नहीं है। आप अगर सब्जी वाले से पूछेंगे क्या तुम्हारी तुरई सबसे अच्छी है, कहेगा हाँ। आप इंश्योरेंस वाले से पूछेंगे, वो कहेगा हाँ मेरे पास है। आप SBI लाइफ से पूछेंगे, वो बोलेगा हाँ। LIC से पूछेंगे, वो बोलेगा हाँ मेरे पास अच्छी है। आप HDFC किसी भी बीमा कंपनी वाले से पूछेंगे, कहेगा अच्छी है, क्योंकि उसके पास वही प्रोडक्ट है। आपका पैसा किसके लिए है? आप किसी एजेंट के लिए, किसी म्यूचुअल फंड एजेंट के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, किसी बैंक के लिए पैसा सेव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मिसमैच है। मिसमैच क्या है? नंबर 1, आपने इस महीने भी दिसंबर में आपने कोई ना कोई सेविंग करी है। आपने 5,000 रुपये बचाए हों, आपने 5 की जगह 50,000 रुपये बचाए हों, दोनों कंडीशन में आपने सिर्फ एक फील के साथ इस पैसे को बचाया है कि ये पैसा आगे चल के कुछ बढ़ जाएगा, आपके बच्चे के काम आएगा, आपके काम आएगा, आपके भविष्य के काम आएगा। बट जैसे ही आप ये सवाल पूछते हो ना, तो आपको एक बोला जाता है बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। मिलेगा कुछ नहीं। आप याद रखिए इस बात को। अगर आपने किसी भी ऐसे एजेंट से पूछ लिया है या बैंक से पूछ लिया है कि कौन सा अच्छी स्कीम है, चाहे म्यूचुअल फंड की हो, चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे वो आपका किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, एडवाइस आपके पास बायस्ड ही आती है। कारण उनका हित जिसमें होगा वही बताया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड का भी होगा तो किस तरह से आपको हैंडल करना है, ये सब इसमें डिस्कस करूँगा। अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, आई एम फाइनेंशियल प्लानिंग कोच विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ planyourworld.com। प्लान ट्रेनिंग एकेडमी हमने इसीलिए बनाया ताकि आप अपने पैसे को संभाल सकें खुद, ताकि आपका पैसा जो आप सेव करते हो वो आपके काम आ सके। और इसी के लिए हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं। हमारे अपने डिज़ाइंड कोर्सेज हैं ताकि, और छोटे से कोर्सेज हैं ताकि आप सिर्फ 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट के साथ इतनी चीज़ें सीख सकें जितनी आपने शायद पिछले 20 सालों में ना सीखी हो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले याद रखिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, बिकॉज 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि इन्वेस्टमेंट। रीज़न ये है कि अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, आपने जो सेविंग करके इन्वेस्टमेंट किया है ना, 99% लोगों का ये इन्वेस्टमेंट गलत है इंडिया के अंदर, क्योंकि आप अपने लिए नहीं किसी और के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखें, हम इसको अभी साबित भी करेंगे। पॉइंट नंबर 2, चेक ऑल द इन्वेस्टमेंट्स यू हैव। देखिए आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने बोल दिया, एक किसी से पूछा गूगल से या यूट्यूब से या एजेंट एडवाइज़र से कि अच्छी स्कीम बता दो। आप किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में हैं, चाहे इंश्योरेंस में है, चाहे म्यूचुअल फंड में, FD में है, गोल्ड में है, प्रॉपर्टी में है, क्या एक्चुअली आपकी एज अगर 35 है, अगर 45 है या 55 है, तो क्या 60 की एज पे एक्चुअली ये ग्रोथ देंगे? क्या एक्चुअली ये आपके लिए पैसा बढ़ा के देंगे? मैं एक छोटा सा टेस्ट आपके साथ करना चाहूँगा। ये एक पेन है जो कि 100 रुपये का है और ये नोट है। ये नोट का नंबर देख लीजिए। आप इस नोट को यहाँ रख लीजिए पॉकेट में। आज ये 100 रुपये का है, अगले साल आप इसी 100 रुपये के नोट से इस पेन को खरीद लीजिए। तो कितने लोग ये चैलेंज लेना चाहेंगे? आपके मन में आएगा कि ये पेन तो महंगा हो जाएगा, कैसे खरीदूंगा? तो कितना महंगा हो जाएगा? ये पेन हो जाएगा मान लीजिए 107 का, 110 का।
अगर 107 110 का हो गया, आपने तो मना कर दिया कि इससे नहीं खरीद सकते, लेकिन जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कितने पे इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या एक डायलॉग पे कि अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, सम एश्योर्ड पे? डोंट वेस्ट योर मनी। आपको अगर 7% से नीचे रिटर्न मिल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आपने सेविंग क्यों की थी? सेविंग इसलिए की थी कि भविष्य में बढ़ के मिले। अब अगर आपको 4 या 5% की गारंटी मिल रही है, जो कि आपको दिखाया जाता है ऑन पेपर 4 या 8% को, और बोल दिया जाता है कि ये आपको मिलेगा, या फिर बोला जाता है गारंटीड स्कीम है। सारे इंश्योरेंस की गारंटीड स्कीम्स में रिटर्न कम है, याद रखिएगा। 7% भी कवर नहीं होता। पीपीएफ में जाते हैं, कवर नहीं होता, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ती है। अगर आप पीएफ पे जाते हैं तो भी दिक्कत होती है। सो पॉइंट इज, आपके जीवन में आप अपने फ्यूचर के जितने भी गोल्स हैं उसको करेंगे कैसे? इन्वेस्टमेंट से। आपके मन में होगा कि भाई आपने सेविंग करी, 20 साल बाद बच्चे के लिए फीस मिलेगी, जो फीस देनी, सेविंग की 20 साल बाद बच्चे के लिए फीस देनी है। अब फीस देते वक्त अगर रियल सेंस में आपने जो जमा किया उससे कम मिले, तो क्या आपके बच्चे को सेम कॉलेज दे पाएंगे, या रिटायरमेंट के पैसे में से निकाल के देंगे? सो ऐसी स्थिति क्यों आए? ये तो हम पहले ही डिसाइड करते हैं कि हम गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो 99% लोगों का गलत है। आप हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक करिए, कारण क्या है इसके पीछे। जब मैं डूज की बात करूंगा तो इसके पीछे का कारण बताऊंगा कि किस तरह से आपका ओवरऑल रिटर्न जो है वो नेगेटिव हो जाता है हर साल का। सो इसको भी चेक करिए, और इस वीडियो से आप नोट्स बना सकते हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूं, आप इस वीडियो के साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग का ही सेशन का पार्ट है। देन जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं उसको चेक करके तय करिए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देने से पहले, क्योंकि आप हर महीने जो गलती करते आ रहे हैं वही गलती दोहराएंगे तो क्या वेल्थ बनेगी? आज अगर 10 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली फ्री, दैट मीन्स आपके इन्वेस्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। आप अगर हर महीने शिद्दत से सेविंग करते हैं, आप अपने पैसे को फालतू में छोड़ के नहीं रख सकते दूसरों पे। रीज़न बीइंग, ये पैसे से ही आपकी सारी चीज़ें होनी है, बाकी सब स्कीम की बात करेंगे। आइए हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, इट्स अबाउट रिटायरमेंट प्लानिंग। रिटायरमेंट प्लानिंग में हम जो लाइव सेशन करते हैं वहाँ पे हम लोग इस बात को बोलते हैं कि इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 45 और आपको बताया गया है कि बहुत बड़ा कॉर्पस बना के रिटायर हो जाइए, सो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर एवरी मिडिल क्लास फैमिली। नियरली इम्पॉसिबल। कारण क्या है? बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की SIP करता है और 15% का रिटर्न आता है मान लीजिए, सो 30 साल के समय में इसने 36 लाख रुपए दिए और 36 लाख के बदले इसको मिलते हैं 5.6 करोड़। लेकिन अगर यही व्यक्ति रिटायरमेंट प्लानिंग को देर कर दे तो क्या होगा? और आप बताइएगा कि मेरा स्टेटमेंट सही है या गलत। ये व्यक्ति इस सिचुएशन में है तो बहुत अच्छा। अब बी सिचुएशन में वो क्या कहता है, अभी तो खाने पीने के दिन है, रिटायरमेंट बहुत दूर की बात है, सो मैं एक काम करूंगा, 20 साल बाद इसको 30,000 रुपये कर दूंगा महीने का। सो 30,000 रुपये जमा करेगा SIP पे, 15% का रिटर्न लिया। टोटल इसने 10 साल का इन्वेस्टमेंट किया 10 ईयर्स के लिए और 36 लाख रुपए जमा किए। और मैच्योरिटी कितनी आएगी? आपके मन में ये भी उत्सुकता होगी। सो मैच्योरिटी आएगी यहाँ पे 78 लाख रुपए। आपके मन में बहुत सारे कांच टूटने की आवाज़ आ रही होगी, और ये एक सच्चाई है। सो अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग 60 की उम्र के लिए अभी से शुरू नहीं की है तो कर लीजिए। और याद रखिएगा, देयर इज़ नो प्रोडक्ट इन इंडिया विच कैन गिव यू सफिशिएंट पेंशन, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट का एक उद्देश्य है। सो रिटायरमेंट प्लानिंग का पर्पस पेंशन प्लान खरीदना नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब इन्वेस्टमेंट करना नहीं है। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है 60 के बाद की उम्र में आपको हर महीने सम्मानजनक पैसे मिलें, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खरीदोगे। आप दूध खरीदोगे, आपके घर का एक खर्चा है, वो खर्चा लगातार बढ़ता जाएगा, तो आपको इतने पैसे चाहिए कि आप घर चला सकें। और हर साल आपकी महंगाई बढ़ने वाली है, ये एकदम क्लियर है। आज अगर आप आधा लाख रुपया 50,000 रुपये महीने का खर्च कर रहे हैं
तो इसका मतलब उस वक्त कितना खर्चा होगा। और इंडिया में जितने पेंशन प्लान हैं ये सारे के सारे फिक्स्ड पेंशन देते हैं, मतलब अमाउंट फिक्स्ड रहता है पूरी ज़िंदगी के लिए। सो क्या 30 साल में 50,000 से हमारे खर्चे कितने हो जाएंगे? 50,000 से बढ़ के हो जाएंगे 9-10 लाख रुपए। सो 9-10 लाख रुपए महीने का अगर है तो क्या खर्चा चल पाएगा? इसको आप सोच सकते हैं कि हम बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल आप इसको सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में ऐसा है तो आधे लाख का खर्चा जो महीने का है ना, इतने की तो लोग सम एश्योर्ड की इंश्योरेंस खरीदा करते थे कि मैंने बहुत बड़ी पॉलिसी ली है 1 लाख रुपए की। सो इतिहास को याद कर लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। सो अब बारी है हमारे नेक्स्ट। सो अगर रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूं, इमीडिएटली पढ़ाई करके रिटायरमेंट प्लानिंग करिए। अपने समय का 6 घंटा इन्वेस्ट करके पूरे परिवार का फ्यूचर आप बदल सकते हैं, या फिर पूरी ज़िंदगी आप एडवाइजर्स को, गूगल को और सबको पैसे देते रहें। चॉइस आपकी होगी। आगे चलते हैं। डोंट ब्लॉक मनी इन टैक्स सेविंग। टैक्स सेविंग को मुद्दा बना के पैसे को ब्लॉक मत करिए। आपके पास में एक ऑप्शन है जो कि बच्चे की ट्यूशन फीस का है, आप वहाँ से कर सकते हैं, होम लोन के प्रिंसिपल से कर सकते हैं। तो पहले देख लीजिए ऑटोमेटिकली जितने से कवर हो रहा हो बस उसी को करिए। एनपीएस से रिटायरमेंट कर रहे हैं तो मत करिए, एनपीएस से भी दिक्कतें हैं। सो अपने आप में इस बात को ध्यान रखिए, पैसा ब्लॉक मत करिए। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसमें पैसा ब्लॉक होता हो। सो अगर टैक्स सेविंग का पर्पस है 30% के ब्रैकेट में कर दीजिए। अगर 10% का ब्रैकेट है तो टैक्स सेविंग ही नहीं करनी चाहिए। 10 रुपये बचाने के लिए 90 रुपये ब्लॉक कर रहे हैं। सो इट्स अ वेल्थ किलर। सो वेल्थ बनानी है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो डूज एंड डोंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट है 5 नंबर, जिसको हम बोलते हैं होम लोन का प्रीपेमेंट। होम लोन प्रीपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर होम लोन है, नॉर्मल ईएमआई देते रहिए, होम लोन को प्रीपे मत करिए, क्योंकि प्रीपे करने पे आपको होता है बहुत बड़ा नुकसान वेल्थ का। आप कहेंगे ब्याज तो देना पड़ता है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप डिटेल में देखिए क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है अपने आप में। सो अगर आपके पास होम लोन है, प्रीपेमेंट मत करिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। छठा पॉइंट, चेक योर इंश्योरेंस कवर। आप लाइफ में आपके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सो अगर मैं बात करूं कि हम अपने परिवार में ना रहें तो कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो हमें याद आती कि ये तो बच गई हैं, ये हमको करना चाहिए। अगर सड़क पे चलते वक्त ट्रक निकल जाए बगल से तो ये एहसास होता है अरे इस काम का क्या होगा। सो ऐसी जो भी चीज़ें उनकी लिस्ट बना लीजिए और उसके साथ में इसको चेक करिए। और अगर आपको सिंपल से एकदम फॉर्मूला लेना हो जिससे खाली एहसास करने के लिए, तो आप क्या करिए, आपके पास जितना भी रिस्क कवर है, सम एश्योर्ड आपके पास जितना भी है, उस कवर को ले लीजिए, लिख लीजिए और उस कवर को डिवाइड कर दीजिए आप अपने एनुअल एक्सपेंसेस से, और आपको मिल जाएगा कि आपकी रियलिटी फैमिली की क्या है आपके ना रहने पे। हमें लेना होगा तो टर्म प्लान ही लेना चाहिए और कोई प्लान नहीं लेना चाहिए। बट कितने का लेना चाहिए ये सब हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि इट्स अ कैलकुलेशन जो कस्टमाइज्ड है। मेरा कितने का है, दूसरे का कितने का है, इससे मतलब नहीं होता। पॉइंट नंबर 7, अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, पॉइंट नंबर 7, अगर आप म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो इसको डायरेक्ट में कर लीजिए। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो दे देता हूँ, आप डिटेल में इसको देख लीजिए। आप बस इतना ध्यान रखिए, व्हेन यू इन्वेस्ट इन रेगुलर एंड डायरेक्ट, पूरी ज़िंदगी अगर आप करते हैं तो डिफरेंस जो है लगभग 30 से 40 लाख रुपए का है। अनबिलीवेबल है ये अमाउंट। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5-10 हज़ार की भी SIP करते हैं ना तो इतने का फ़र्क आ जाता है आपके पूरे जीवन में। 7% के लगभग आप हर साल देते हैं फंड वैल्यू का। एक इन्वेस्टमेंट आपने किया बट उस पर कमीशन आप पूरी ज़िंदगी देते हैं, भले आपने इन्वेस्टमेंट एक ही बार किया हो। तो डायरेक्ट प्लान्स में जाइए, आपके परिवार का पैसा आप ही के पास रहेगा। नाउ इट्स द टाइम फॉर डूज। सो हम लोग चलते हैं हमारे डूज के ऊपर कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो आई हैव 3 डूज फॉर यू। नंबर 1, दैट इज लर्न फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए आपके लिए इतनी चीज़ें जितनी हमने डोंट्स में डिस्कस की, इतनी चीज़ें भी आपके लिए कोई भी एडवाइज़र या बैंकर नहीं करेगा। हर किसी के पास सिर्फ स्कीम है, तो ये जिम्मेदारी आप ही ले सकते हैं। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की पढ़ाई करनी चाहिए। और याद रखें, आप बाकी जगह कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर हाँ प्लान योर वर्ल्ड पे या मेरे साथ पढ़ते हैं, वी टीच यू, वी गाइड यू विदाउट एनी फॉर्मूला। हमारे पास टूल्स हैं, बहुत सारे कस्टमाइज टूल्स हैं जिससे आप इन चीज़ों को प्लान करते हैं अपने लिए। पॉइंट नंबर 2, टेस्ट ओवरऑल रिटर्न। टेस्ट योर ओवरऑल रिटर्न।
आपने अलग अलग जगह पे पैसा लगाया हुआ है, आपने पीएफ में लगाया, आपने पीपीएफ में लगाया, सो आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है जो कि अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट से है। थोड़ा सा गोल्ड होगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी होगा, थोड़ा सा पीपीएफ होगा, थोड़ा सा एफडी होगा आपके पास, एनपीएस होगा आपके पास, म्यूचुअल फंड होगा आपके पास। सो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स हैं, बट इन सबको अगर जोड़ दूं तो मान लीजिए इन सब का कॉम्बिनेशन लेके मैंने यहाँ पे मान लीजिए 70 रुपये लगाए, यहाँ पे 5 रुपये लगाए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स किए, इन सब का कॉम्बिनेशन अगर ले लूँ और ये 100 रुपये है, तो साल के अंत में मुझे रिटर्न कितना आता है? तो साल के अंत में जब आप देखेंगे 99% लोगों का रिटर्न जो है दैट इज़ नेगेटिव आफ्टर इन्फ्लेशन। सो 7% अगर मैंने लेस कर दिया इन्फ्लेशन का तो पता ये चलता है -1% -2% पे बैठे हैं। एक साल का रिटर्न अगर नेगेटिव है तो पूरी ज़िंदगी का रिटर्न पॉजिटिव कैसे हो सकता है? सो जो एसेट एलोकेशन आपके घर में है, जो एसेट मिक्स आपके घर में है, दिस इज़ नोन एज एसेट एलोकेशन। ये प्लान्ड नहीं है, हमने टीवी पे सुन लिया, सीएनबीसी पे सुन लिया, किसी अखबार में पढ़ लिया, उससे आपका पोर्टफोलियो नहीं बन सकता। आपका इसका उपाय क्या है कि आप इन चीज़ों से सही हो पाएँ? सो पॉइंट नंबर 3 इज़ सेट योर गोल्स। आपके पास जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितने भी आपके जीवन में काम हैं जो इंश्योरेंस के टाइम पे आपने लिखे, उन गोल्स के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। और इसके लिए आपको सिंपली एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करके फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। आपकी सेफ्टी, आपके लिए इमरजेंसी फंड में हर एज में क्या होना चाहिए, सो इमरजेंसी के लिए पैसा कहाँ पे रखना चाहिए मुझको, बच्चों के लिए पैसा कहाँ रखना चाहिए, लोन्स के लिए कैसे मैनेज करना है, आपके रिटायरमेंट का पैसा किस तरीके से होगा, इंडिया में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको ही पढ़नी चाहिए। ट्रस्ट मी, आप इसको यूट्यूब की अलग अलग वीडियोस से पढ़ सकते हैं, आप गूगल से पढ़ सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा क्योंकि कन्फ्यूजन ही मिलेगा। और आप फोकस्ड सेशन ले सकते हैं जिसको पढ़ के आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ। सो डिसीजन इज़ योर्स। अगली इन्वेस्टमेंट से पहले आप इसको पढ़ के अपने सारे इन्वेस्टमेंट को खुद सही कर लीजिए। क्यों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना? जब आप ये टेस्ट करेंगे अपनी लाइफ के, आपको दिख जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सही है या कुछ गड़बड़ है। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ना चाहें, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।